नमस्कार, मैं हूं मनोज मनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। हमारे इस खास कार्यक्रम में बात आज हम करेंगे आरक्षण के चल रही कशमकश की। जी हां, यह कशमकश कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हो रही है। असल में यूपी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन सरकार आरक्षण के जिस रोस्टर के साथ चुनाव कराना चाहती है उसे बड़ा झटका लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इसके लिए तैयार है और क्या सरकार पिछड़े वर्ग की नाराजगी को झेल पाएगी, क्योंकि तमाम नेता इस बात को लेकर लगातार एक मुहिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूपी नगर निगम चुनाव में मामला ओबीसी से जुड़ा हुआ है। योगी सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर आरक्षित सीटें जारी की थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बगैर ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण मान्य नहीं है, लिहाजा चुनाव तो होगा लेकिन जो आरक्षण का रोस्टर तैयार किया गया था ओबीसी का, उसे मान्य नहीं किया जाएगा। अब यूपी में, उत्तर प्रदेश में आरक्षण पर क्या नया रण है, आपको एक बार विस्तार से समझाना चाहता हूं। नगरीय निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे और इस चुनाव को लेकर एक अहम फैसला आ गया। फैसला किसका है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का यह फैसला है। बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का फैसला ले लिया गया है। ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण मान्य नहीं होगा। यह किसने कहा है? यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का पहले मतलब क्या, इसे समझ लीजिए, क्योंकि यह सरकार के लिए थोड़ा सा परेशानी होने वाला है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के इस फैसले का सीधा सा मतलब यह है कि यूपी सरकार को ओबीसी आरक्षण पर जारी नोटिफिकेशन अब रद्द हो गया है, वो नहीं माना जाएगा। यानी कि राज्य में किसी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रहेगा। जो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी, रिजर्व थी, अब वो सामान्य मानी जाएंगी और सामान्य उम्मीदवार वहां से खड़ा हो सकता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल चाहें तो वहां से ओबीसी की किसी जाति को भी टिकट दे सकते हैं। हालांकि एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये भी कोर्ट ने साफ कहा है। यानी कि जो एससी और एसटी की आरक्षित सीटें हैं वो जस की तस बनी रहेंगी। लेकिन ये जो फैसला आया है वो फैसला सिर्फ ओबीसी आरक्षण को लेकर है, जो कि सरकार ने पहले से तय कर दिया था, जिसका सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब उसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट जो होना था वो नहीं हुआ है। यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया है, क्योंकि सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी। ये किसने ट्वीट किया है? ये किसने बात कही है? ये बात कही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी बात कहती, लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य भी करीब करीब वही बात दोहरा रहे हैं जो बात राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने उनसे बात की, सुनिए। मौर्य जी, केशव जी, सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से अब निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं होगा, जिस हिसाब से तमाम तरह से आरक्षण न करने की बात जो हुई है उसके बाद से अपना दल भी बड़ी नाराज है, इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, आरक्षण नहीं होगा ये नहीं कहा है। माननीय न्यायालय का जो आदेश मैं अभी प्रथम दृष्टया देख रहा था उसमें जो मेरे समझ में आया है, यद्यपि पूरा डिटेल उसकी जानकारी तो हम जो अधिवक्तागण हैं उनके साथ बैठ करके तब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया की ओबीसी आरक्षण सुन करके सरकार चाहे तो चुनाव करावे, अन्यथा ओबीसी आरक्षण देना है तो प्रक्रिया अपनाना है।
तो सरकार अभी आज बैठक करेगी और बैठक करने के बाद इस पर जो निर्णय लेना है वह निर्णय से हम आप सबको अवगत कराएंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण देने का काम है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, देश में जिन राज्यों में हमारी सरकार, उन राज्य की सरकारों ने भी वो आरक्षण का लाभ दिया है। और उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जब भी होंगे तब अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के साथ होंगे, यह मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। यानी माना जाएगा कि आरक्षण के साथ चुनाव होंगे 101%। तो अब जिस हिसाब से तमाम अपना दल है वो नाराजगी जाहिर करी कि जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तब सुप्रीम कोर्ट या कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी तो जाया जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई विषय नहीं है। ऐसा विषय नहीं, लेकिन जिस हिसाब से कि समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि केशव प्रसाद मौर्य जी खुद पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन अपने तमाम तरह से पिछड़े वर्ग साथियों के साथ धोखा कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कुनबा केशव प्रसाद मौर्य से बहुत परेशान रहता है, इसलिए वो मेरे को निशाना जरूर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वह सत्ता में थे तो पिछड़े का नाम पर विशेष जाति के पोषक थे, पिछड़े वर्ग के पोषक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, पिछड़े वर्ग माने सभी जातियों की जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती हैं उनको अधिकार, सम्मान, स्थान मिले, ये काम हमारी सरकार में होता है, उनकी सरकार में नहीं होता है। वो भर्ती से लेकर के, चुनाव से लेकर के, पार्टी से लेकर के, जहां देखो आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो उनकी जो सोच है, उनके जो संस्कार हैं वो इसी प्रकार के हैं और बयान ऐसे लगते हैं, लगता है कि बड़े पिछड़े वर्गों के हितैषी हैं। वो पिछड़े वर्ग के विरोधी पार्टी है। चलिए, जिस हिसाब से अब सामने बैठक है तो बैठक में माना जाएगा कि अब जो चुनाव होंगे वो पिछड़े वर्ग के तमाम कैंडिडेट, कह रहा जब चुनाव जब भी होंगे वो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ होंगे। लेकिन अभी हम इस पर अधिकृत आपको जानकारी बैठक को उपरांत विधि विशेषज्ञों से परामर्श के पश्चात जो बैठक का निर्णय होगा उससे अवगत। एक आखिरी सवाल, जिस हिसाब सलमान खुर्शीद ने खुद राहुल को राम की उपमा दे दी है, तो क्या ये सही मान रहे हैं आप? देखिए, मैं तो कतई सही नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं एक राम भक्त हूँ। राहुल गांधी जी की तुलना कांग्रेस के किसी नेता से करते तो समझ में आता। भगवान श्री राम से करने के लिए वह भी सलमान खुर्शीद जी त्रेता युग में पहुंच गए, तो मैं उनके लिए क्या कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि वह कभी तुलना करें तो हमारे आराध्य देवों को अपने नेता की चमचागिरी के चक्कर में इतना आगे न बढ़ जाया करें। तो ये बात हुई सरकारी पक्ष की। सरकार ने अपना स्पष्ट रुख कर दिया है कि हमारा क्या रुख रहने वाला है। लेकिन जब बात बिना आरक्षण के, बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय चुनाव की होगी और उसमें हाईकोर्ट का फैसला आएगा तो विपक्ष की पार्टी भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। जी हां, कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है और बीजेपी सरकार को आरक्षण विरोधी बता दिया है। सुन लीजिए। कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आरक्षण ये क्यों खत्म किया, कोर्ट ने इसे आरक्षण क्यों नहीं माना। इन सबके पीछे एक कारण है और वो है ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। आपको विस्तार से समझाता हूं कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में आखिर पेच कहां पर फंसा, इसे समझिए। दरअसल योगी सरकार ने 5 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण की सूची जारी की। इस सूची के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। याचिकाओं में कहा गया कि आरक्षण सूची में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला नहीं अपनाया गया है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और इसी आधार पर आरक्षण सूची रद्द करने की मांग की गई है और कोर्ट ने इसे मान लिया। हालांकि सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा
कि जो नगरीय निकाय एक्ट है यानी कि म्युनिसिपल एक्ट है, उस आधार पर हमने हर घर का सर्वे किया है और उस सर्वे के आधार पर हमने यह आरक्षण दिया है, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे नहीं माना। कोर्ट ने कहा, क्या कहा, आप ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाइए। और ट्रिपल टेस्ट फार्मूला क्या कहता है? ट्रिपल टेस्ट फार्मूला यह कहता है कि सबसे पहले आप ओबीसी आयोग बनाइए और ओबीसी आयोग के तहत आप सर्वे कीजिए, आबादी कितनी है, इसके साथ साथ आप शैक्षणिक और आर्थिक आधार क्या है ओबीसी का, सबसे पहले उसका सर्वे कीजिए, उसकी रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए और उसके बाद चर्चा। लेकिन समाजवादी पार्टी से मुद्दा बना रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी से क्या बोले, इसको भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ रामगोपाल जी हैं, हमसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे बड़ी बात, निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण नहीं, लेकिन वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आरक्षण के बिना चुनाव नहीं, और सीएम ने भी कह दिया कमेटी का गठन करेंगे और फिर से देखा जाएगा। देखिए, फैसला जो हुआ है वो है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और इसमें सरकार की लापरवाही या उपेक्षा रही है, क्योंकि न्यायालय शुरू से ही कुछ तथ्य मांग रहा था। इन्होंने और कई तारीखें बढ़ाई। न्यायालय अल्टीमेटम भी दिया था, पर बिना आरक्षण में चुनाव करा दूंगा अगर नहीं दोगे। ये आखिर तक इन्होंने, इनके वकीलों ने कोई तथ्य नहीं दिए। मैं ये मानता हूं कि इसमें सरकार की साजिश थी, अन्यथा ये फैसला होता ही नहीं। अब जब देखा कि ये हो गया है और पूरे प्रदेश में लोगों में, चाहे वो ओबीसी के हों या और जो ओबीसी या सामाजिक न्याय के समर्थक रहे हों, उन सब का रिएक्शन देख के गवर्नमेंट को तत्काल इस तरह का बयान देना पड़ा। मैंने तभी ट्वीट किया था कि मौर्य मौन क्यों है, क्या ये बंधुआ मजदूर है जो अपनी बात नहीं कह सकते? तो ये स्थिति है। आप देखिए, लगभग 60% ओबीसी है, इसमें हम जोड़ते हैं, इसलिए पहले 55% कहते थे, लेकिन जो माइनॉरिटी है उसका 90% ओबीसी है, 90%। तो इतनी बड़ी आबादी को आप वंचित कैसे कर सकते हो? क्योंकि अगर आरक्षण नहीं होगा, कुछ लोग तो जो संसाधन वाले होते हैं, मजबूत होते हैं, ओबीसी वाले भी होंगे, वे चुनाव लड़ सकते हो, मुकाबला करके जीत सकते हैं। लेकिन जो बड़े पैमाने पर गरीब लोग हैं, जो चुन के आ जाते थे, सभासद बन जाते थे, मेयर बन जाते थे या और कुछ हो जाते थे, वो एक भी नहीं मारा, सबका हक मारा जाएगा। तो ये बहुत ही दुखद है। और आशंका ये थी कि अगर इस पे लोग चुप रहे तो आगे चल के दलितों का भी यही हो जाए, कहेंगे नहीं ये सब, इसमें ये चाहिए, इसमें ये कमी है, इसमें ये तथ्य नहीं जुटाए। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कमीशन बैठाल रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कमीशन में ऐसे लोग बैठें जो दिमाग के बिल्कुल क्लियर हों, कि जो जितना है, जितना हक जिसका है उसको मिलना चाहिए, उस हिसाब से काम करें। मैनिपुलेटर नहीं होना चाहिए। क्या लगता है जिस हिसाब से अब कमेटी बैठाने की बात हो रही है, तो लगता नहीं है कि फिर समय खींचेगा, लंबा समय हो जाएगा? क्योंकि जनवरी को जो चुनाव था डेट, अब उससे आगे बढ़ गया। चुनाव तो हो ही नहीं सकता बिना ओबीसी आरक्षण। अब किसी की हैसियत नहीं कि चुनाव करा दे बिना ओबीसी का आरक्षण। तो पर है कि अब देखना दिलचस्प होगा यूपी के सियासत में, अब फिर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है। अब इसमें क्या लगता है और कितने समय में चुनाव होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने विपक्षी पार्टियों के संकेतों को सुना। रामगोपाल कह रहे थे कि किसी की हैसियत नहीं है कि वो चुनाव करा दे। आज सरकार भी यहां पर उलझ गई है, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार चेतावनियां मिल रही थी, संकेत इस बात को लेकर मिल रहे थे, लेकिन बावजूद उसके सरकार जागी नहीं। अगर सरकार जाग जाती और आयोग बना लिया जाता और ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपना लिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और साथ ही रामगोपाल यादव ये भी कह रहे थे कि सक्षम ओबीसी तो जीत सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, गरीब पिछड़ा है, वो जो उसे आरक्षण मिलता था और उस आरक्षण के जरिए वो उस पद पर पहुंचता था, वो अब नहीं हो पाएगा। यानी कि सरकार भी ये कह रही है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, और विपक्ष भी ये कह रहा है कि किसी की हैसियत नहीं है कि बिना आरक्षण के चुनाव कराए। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। एसएन सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल श्रीवास्तव जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला मामला नहीं है। इसके पहले कई राज्य इस तरह के आरक्षण में उलझ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
बाद में मध्य प्रदेश की सरकार ने तत्काल आयोग बनाया, आयोग से आंकड़े जुटाए, आंकड़े जुटा के उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और सरकार की जान बची। फिर वही स्थिति दिखाई दे रही है। एसएन सिंह सबसे पहले हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के, उनसे हम पूछेंगे। सिंह साहब, ये मान लिया जाए कि बिना आरक्षण के तो चुनाव होगा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपका है। देखिए, पहले भी सरकार जो है इस मुद्दे को लेकर बहुत संजीदगी से कार्य की, और हम जो 2017 के ओबीसी के जो रैपिड सर्वे था उसके माध्यम से हम अपना एक रिपोर्ट उसमें रखते हुए और हम आरक्षण के माध्यम से ही चुनाव में जाना चाहते थे। फिर भी जो आज हाई कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुपालन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं चाहते। हम पहले भी प्रतिबद्ध थे और हम चाहते हैं। आज जो ओबीसी के लिए जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार ने उस तरह से कार्य नहीं किया। जो नगर निकाय के चुनाव थे, ग्रामीण स्तर के जो चुनाव थे, सबसे पहले अगर उसमें ओबीसी आरक्षण की किसी ने बात किया तो आदरणीय कल्याण सिंह साहब की सरकार ने वो कार्य किया, और हम प्रतिबद्धता के साथ जो है लगातार जब से 2014 में केंद्र में सरकार है और जब से उत्तर प्रदेश में सरकार है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। और कभी भी आप देखे होंगे सरकार ने कभी ये नहीं कहा, जबकि विपक्ष के लोगों के द्वारा याचिका डालकर और सरकार को बदनाम करने की कोशिश किया गया, एक मुहिम चलाया गया इस तरह से सरकार को बदनाम करे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि हम बिना आरक्षण के और बिना आरक्षण के अनुपालन के हम चुनाव कराएंगे। सरकार जो रैपिड सर्वे था वही एक माध्यम था, उस माध्यम के द्वारा सरकार गई, और हम कोर्ट में भी उस बात को कहे कि जो रैपिड सर्वे है उसके माध्यम से हम चुनाव कराना चाहते हैं। फिर भी माननीय कोर्ट ने अगर कहा कि नहीं, आप हम उसको नहीं मानेंगे, आप ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आइए, सरकार उस पर भी तैयार है, और सरकार आयोग बनाकर ओबीसी का जो आरक्षण है उसको देते हुए चुनाव कराएगी। इस नाते सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो सबके सामने है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से आते, ओबीसी आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया। 127 सही कहा एसएन सिंह, आपने सही कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता, और सरकार अगर कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं उसके तहत आयोग भी बनाया जाएगा और सर्वे भी कराया जाएगा। कपिश श्रीवास्तव जी, यानी कि जो मांग आप उठा रहे हैं सरकार करीब करीब उसी लाइन पर जा रही है, और सरकार भी यही कह रही है कि पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए मनोज जी, दो बातें रखें। इन्होंने मुद्दे पे बात नहीं कही, लेकिन हम एकदम मुद्दे से हिलेंगे नहीं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दी 2021 के अंदर, उसने सारी वर्डिक्ट्स आ गई, वो जब भले किसी प्रांत के उस पर कहा हो, लेकिन वो लागू तो पूरे देश पर होता है ना। तो सरकार तो इनकी थी डबल इंजन की, तो वो क्यों सो रही थी? क्या उसे मालूम नहीं था कि दिसंबर में कार्यकाल स्थानीय निकायों का पूरा हो रहा है? क्या उसे मालूम नहीं था कि 18 जनवरी से पहले आपको नई एक सरकार बना लेनी है, वरना आप प्रशासक नियुक्त करेंगे? अब यहाँ पे देखिए मनोज जी, दो बातें हैं। एक बात तो इस बात की है कि ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले को इन्होंने नहीं माना और घाल मैल करने की कोशिश माननीय हाई कोर्ट में इन्होंने की है, और ये दो तरफा गेम खेल रहे। एक तो ये कि जो इन्होंने कार्यलोप किया, जो समय रहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फार्मूले को इन्होंने अंजाम नहीं दिया, ये पिछड़े वर्ग आयोग का इनके पास अध्यक्ष तक नहीं, तो ये कहां से डेलिकेटेड कमेटी बनाते और उसके बाद फिर रैपिड सर्वे कराते? ये जिनकी बात कर रहे हैं मुझे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले की सरकारों की बात कर रहे हैं, तो उसकी आप तुलना ही नहीं कर सकते। जब न्याय निर्णय आया है उसके बाद ही से तो लागू होगा ना। आप क्यों सो रहे हैं? अगर आप ओबीसी आरक्षण के लिए बहुत हितबद्धता थी आपकी, तो आपकी प्रतिबद्धता भी ये होनी चाहिए थी कि लोकतंत्र को बचाना है, हमें प्रशासक नहीं नियुक्त करना है, हमें लोकतंत्र की हत्या नहीं करनी है, हमको समय से चुनाव भी कराना है, और हमें ओबीसी और SC ST का हमें कोटा भी देना है ताकि उनकी हकबद्धता हो सके। लेकिन इन्होंने दोनों का विचार किया है। आज देखिए कंडीशन क्या बन गई। एक तो ये गुमराह कर रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो माननीय हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही तो फार्मूले को लागू करने के लिए आदेश दिया। तो आप अपील तो इसलिए आपकी प्रतिबद्धता बन रही है। आपका संकेत सीधा सीधा ये है कि जो डायरेक्शन हाई कोर्ट से आए करीब करीब वही डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट भी देने की कोशिश करेगा। राज बिहारी जी मेरे साथ मौजूद है। राज बिहारी जी,
ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाना था, नहीं अपनाया। लेकिन सरकार कोर्ट में यह भी कहती है कि जो म्युनिसिपल एक्ट है यानी कि नगरीय निकाय एक्ट है, उस एक्ट के आधार पर हमने घर घर सर्वे किया और उसी सर्वे के आधार पर हमने ये आरक्षण का रोस्टर भी बनाया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब जिसका जिक्र कपिश साहब कर रहे थे कि सरकार का ये खेल था और सरकार इस खेल को खेलना चाहती थी, क्या ये माने? तो जरा विस्तार से समझाएं कि खेल क्या था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक आयोग बनाया था नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव के लिए। लेकिन सरकार बदलने के बाद में वो मामला अटक गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए और ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए और रैपिड सर्वे होना चाहिए। उसके आधार पर ही चुनाव कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उसके आधार पर चुनाव कराए। इसी तरह से मध्य प्रदेश का मामला था। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर किए बिना घोषित कर दिए। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे भी यही काम करना पड़ा। अभी इसी बात करेंगे तो बिहार और झारखंड में भी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी चुनाव नहीं हो पाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना आप चुनाव नहीं करा सकते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का मामला था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसके आधार पे ट्रिपल टेस्ट का कराना चाहिए था। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, सरकार के पास आंकड़े, जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत जल्दी में आंकड़े देके, पास आंकड़े थे, उन्होंने ट्रिपल टेस्ट कराया और वो उस आधार पे वहाँ नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कराया जा सकता था। ये सरकार की तरफ से जल्दबाजी हुई या भूल हुई, इसको एक राजनीतिक मुद्दा तो है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो देश में ओबीसी राजनीति चल रही है, कि जिसके ओबीसी किसके साथ जाएंगे, बड़ा मुद्दा है। खास तौर पे अगर हम देखें, जैसे बिहार का मसला है, वहां ओबीसी बड़ा मुद्दा है। झारखंड में भी आदिवासी ओबीसी बड़ा मुद्दा है और खास तौर पे यूपी की पूरी राजनीति तो ओबीसी को लेकर है। और भारतीय जनता पार्टी ने उस ओबीसी वोट बैंक में सेंस भी लगाई है। चाहे लोकसभा के चुनाव देखें, 2014 के देखें, 2019 के देखें, दोनों के दोनों आप विधानसभा चुनाव देखें। पिछली बार भी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था जी। लेकिन अब ओबीसी की राजनीति और खास तौर पे जिस हिसाब से जो सभी पार्टियों में, खास तौर पे सभी राज्य जो है, वहाँ ओबीसी बड़ा मुद्दा बन रहा है। और समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि ओबीसी जो उनका वोट बैंक रहा है वो उनसे कहीं और न वो खिसक जाए, इसलिए उनकी चिंता भी बढ़ी है। क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को लेके भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क है, लगातार ओबीसी के लिए काम किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कोई ओबीसी विरोधी कोई भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो या उसकी सरकार ने काम किया हो। हाँ, इसमें चूक जरूर हुई है। अगर इसको पहले कर लेते तो हाई कोर्ट इस तरह का निर्णय नहीं देता, इस तरह का निर्णय नहीं देता। और आपने ठीक कहा राजबहार जी कि इस वक्त जो राजनीति, भारतीय राजनीति चल रही है वो बिना ओबीसी के संभव नहीं है और अगर आप उनको नाराज करते हो तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी तत्काल आ गया। एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था उसे एक बार समझा देता हूं दर्शकों को कि जिस ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की सीमा को अमान्य बताते हुए फैसला सुनाया, वो था क्या, एक बार फिर से इसे समझ लें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला बनाया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य को कमीशन बनाना होगा, यानी कि ओबीसी कमीशन बनाना होगा। यह कमीशन क्या करेगा? यह कमीशन ओबीसी की स्थिति को स्पष्ट करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी कि तीन स्तर पर मानक निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि ओबीसी की आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, ओबीसी को आरक्षण की जरूरत है या फिर नहीं है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो। अगर ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण नहीं दिया गया तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अनारक्षित यानी कि सामान्य मानी जाएंगी और वहां से सामान्य उम्मीदवार भी खड़ा हो सकता है।
ये पूरी स्थिति है और इस स्थिति के आधार पर अब ये चुनाव लटक गया है, हम ये कह सकते हैं। एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह, हम आपसे ये भी अब जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है, महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है, और ऐसा तो है नहीं कि जाने अनजाने ये गलती हो गई, कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के कहा होगा। और सरकार ने यह भी कहा कि साहब जो म्युनिसिपल एक्ट है उसके तहत हमने सर्वे करा लिया था और उसी सर्वे के आधार पर यह आरक्षण का रोस्टर था। मनोज जी, देखिए मनोज जी, क्योंकि सबसे पहले जो निकाय के चुनाव होते थे, स्थानीय चुनाव होते थे, वो उसी आधार पर होते थे। लेकिन जब फैसला आया और मध्य प्रदेश का जो फैसला आया उसमें बिना रिजर्वेशन के, बिना ओबीसी रिजर्वेशन के वहां पे चुनाव होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती हुई इस बात को कही है कि बिना आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। और ऐसी सरकार जो ओबीसी समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिनिधित्व का सबसे ज्यादा अगर भाग कोई देती है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार देती है। आज ओबीसी को अगर एक आयोग का दर्जा देने का कार्य कोई करता है, किसी सरकारों ने नहीं किया, तो वो कौन देता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसकी पहल करते हैं और हमारी केंद्र की सरकार देती है। आज उन लोगों को अगर एमबीबीएस में कोटा देने का कार्य कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मुझे लगता है कि आज केंद्र में 27 मंत्री ओबीसी से समाज से आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो जंग जाहिर है मनोज जी कि ओबीसी की सबसे हितैषी अगर कोई सरकार है तो वो केंद्र की सरकार है। और जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराती है उसके केंद्र में हमेशा दलित, नहीं तो हितैषी की सरकार अगर है एसएन सिंह साहब, तो फिर ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को अपना क्यों नहीं लिया गया? आपको तो पता था ना कि अटक जाएगा। नहीं मनोज जी, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि आज तक जो निकाय के चुनाव होते थे, स्थानीय चुनाव होते थे, वो उसी आधार पर होते थे। और सरकार को भी ये लगता था कि वो आधार कोई बुरा नहीं, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण देने की बात है। लेकिन आज जो लोग नकली लोग हैं, जो झूठे आरक्षण का दिलासा दे रहे हैं, वो लोग कभी इस चीजों को माने नहीं। कपिल जी, इसलिए तो ओबीसी का मतलब होता था परिवार और उनके पार्टी के लोग, उनके माता पिता, जी कपिल जी, एसएन सिंह साहब ने जो कहा है उससे इत्तेफाक रख रहे हैं। देखिए एसएन सिंह साहब बहक रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं बहक रहे हैं? जिस टॉपिक पे ये बैठे हैं वहां बैठते नहीं, परिवारवाद की बात ना हो, पाकिस्तान ना आ जाए और भी सेना के पीछे। अरे ये जिस टॉपिक पे बैठे कम से कम उस पर तो पहले बात कर लें कि आपने ये कार्यलोप क्यों किया। भाई सबसे बड़ा मसला ये खड़ा होता है कि आप पुराने ढर्रे पे क्यों चलना चाहते। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, आपकी विधिक सरकार है, आपके पास तमाम आईएएस अथॉरिटीज है, आपके पास विधि के जानने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने आपके कान में बताया नहीं था कि भाई साहब महाराष्ट्र में ये फैसला आया पूरे देश पे लागू होगा, मध्य प्रदेश पे ये फैसला आया पूरे देश पे लागू होगा? तो ये नाटक करना बंद कर। जो आपने, आप साफ गोई से कहिए कि हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। एक बात समझ में आती, आप पिछड़ों के अनुयायी बन रहे हैं, बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो खुद भी ओबीसी है। आपको ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती? भाई अगर हम और आप पुरुष हैं और हमारे एसएन साहब भी पुरुष हैं, तो उनको जरूरत क्या है कहने की भाई साहब हम मर्द हैं, हम पुरुष? अरे भाई ये तो जो है वो है। अरे भाई सुनिए, कपिल जी, योगी आदित्यनाथ तो ओबीसी समाज से नहीं आते हैं, वो तो सामान्य वर्ग के साथ आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कह दिया है, कि हम इस बात का ख्याल रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जो व्यवस्था है ओबीसी आरक्षण की उसी के तहत चुनाव करा जाए। संक्षेप में एक प्रतिक्रिया मैं राज बिहारी साहब से पूछूंगा। राज बिहारी साहब, साफ साफ संकेत है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्य हैं जिन्होंने इसकी सीमा 50% से ऊपर बढ़ा दी है। बहुत सारे राज्य हैं, हाल ही में ताजा घटनाक्रम छत्तीसगढ़ का चल रहा है कि वहां पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव कैबिनेट में पास करके राज्यपाल के पास भेज दिया है वो 76% का है, और बीजेपी मांग कर रही है कि साहब 10% और बढ़ा जाए 86% का। तो ये क्या वाकई आरक्षण के साथ मजाक हो रहा है? यानी कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा तय कर रखी है, बावजूद उसके लगातार आरक्षण बढ़ाया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के चुनाव खासतौर पे महाराष्ट्र का जिक्र करें, मध्य प्रदेश का जिक्र करें, जो साफ साफ कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए।
और इसके बावजूद क्योंकि अब सब राजनीतिक दल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ओबीसी हमारे साथ आए या एसटी एसटी हमारे साथ आए, तो उनके लिए भी आरक्षण बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाएं आए उसके लिए आरक्षण बढ़ावा दे, तो इस तरह की कोशिश है। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, कई मामलों में कह चुका है कि किसी भी हालत में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो राजनीतिक हो रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाने के लिए, इसमें ये राजनीतिक दल इस तरह का अपना, इसको कहना चाहिए राजनीति कर रहे हैं, केवल ये राजनीति कर रहे हैं। इससे किसी भी हालत में आरक्षण का जो 50% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर देखिए जिस तरह की गलती, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के जो फैसला था, जो उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, उसमें एक बात जरूर है कि वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए था, लेकिन अब धीरे धीरे जहां भी मामला नगर निगम चुनाव में आरक्षण दिया, ओबीसी को दिया, तो उसको लेके मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया। मुझे लगता है धीरे धीरे ये मामला सभी राज्यों में लागू करना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में दिया, बिहार में भी दिया है, झारखंड में भी दिया है। बिल्कुल आप कह रहे तमाम राज्यों के उदाहरण इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, तमाम राज्यों के उदाहरण इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की है और उसके संकेत राज्य के मुख्यमंत्री ने भी दे दिए हैं। इंतजार करना होगा कि आखिर सरकार अगले कौन सा कदम उठा रही है और किस दिशा में जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे एसएन सिंह का, शुक्रिया हम करेंगे कपिल श्रीवास्तव जी का और शुक्रिया हम करेंगे राज बिहारी जी का। लेकिन रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और जरूरी खबरों की, लेकिन उसके पहले देश की कुछ